नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 मई के रोज की सुर्खियां। पहली सुर्खी संसद भवन से जुड़ी है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और उद्घाटन से पहले ही ये बिल्डिंग विवादों में आ गई है। सबसे पहले 21 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा था, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसके बाद 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट में लिखा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने दलित और आदिवासी समुदायों से राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनावी कारणों के चलते किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया गया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, राष्ट्रपति, सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं राष्ट्रपति, और भारत की वो प्रथम नागरिक हैं। वो उद्घाटन करेंगी तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, विधायिका के नहीं। हमारे यहाँ राज्य की शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत लागू है। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन भी उद्घाटन कर सकते थे। ये यानी नया संसद भवन जनता के पैसे से बनाया गया है। पीएम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे उनके दोस्तों ने इसे अपने निजी फंड से स्पॉन्सर किया हो। उसके बाद तमाम अन्य विपक्षी दलों ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सवाल उठा दिए। इसके बाद सरकार की ओर से जवाब आया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी दलों पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगा दिया और ट्वीट किया, कांग्रेस की आदत है कि जहां कोई विवाद नहीं होता है वहां विवाद खड़ा करती है। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं, पीएम सरकार के प्रमुख होते हैं। पीएम सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, जबकि प्रधानमंत्री किसी एक सदन का सदस्य होता है। हरदीप पुरी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस का पलटवार भी आया। केंद्रीय मंत्री को जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संविधान के अनुच्छेद 79 का जिक्र किया। उसका हवाला देते हुए मनीष ने लिखा कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। तिवारी ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को भारत का संविधान बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के समय जब पंडित नेहरू से पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए, तो नेहरू ने अपने सहयोगियों से चर्चा की और तमिलनाडु से सेंगोल मंगवाकर अंग्रेजों से सेंगोल को स्वीकार किया। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संपदा से संपन्न होता है। पुराने समय में ये राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। सेंगोल एक तरीके का राजदंड होता है जिसे राजपुरोहित राजा को देता था। इसके उपयोग का प्रमाण सबसे पहले मौर्य समाज जो कि 322 से 185 ईसा पूर्व और गुप्त साम्राज्य जो कि 320 से 550 ईस्वी के बीच हुआ। चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1946 ईस्वी में मिलता है। आज़ादी के बाद इसे इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया था। अब अमित शाह ने कहा है कि इसे किसी म्यूजियम में रखना अनुचित होगा। प्रधानमंत्री ने गहन चर्चा विमर्श के बाद सेंगोल को संसद में स्थापित करने का फैसला लिया है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। यह हो गई सरकार की कहानी। इधर 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया है। इस आशय की एक विज्ञप्ति आज कांग्रेस की ओर से जारी भी कर दी गई। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, जेडीयू, एनसीपी, राजद, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 19 दल शामिल हैं। इस रिलीज में कहा गया है कि राष्ट्रपति को पूरी तरह से दरकिनार कर प्रधानमंत्री का संसद भवन का उद्घाटन करना हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। दूसरी सुर्खी कर्नाटक से है। कर्नाटक में नवनिर्वाचित सरकार ने हिजाब बैन को हटाने के संकेत दिए हैं।
क्या है मामला, बताते हैं। 2022 में कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद हो गया था। कुछ मुस्लिम छात्राओं को क्लास में हिजाब पहनकर बैठने से मना कर दिया गया था। उन्होंने विरोध किया तो मामला पॉलिटिसाइज हो गया। फिर तब की भाजपा सरकार ने आदेश दिया कि स्कूलों और कॉलेजेस के यूनिफॉर्म अनिवार्य होंगे और हिजाब पहनने के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इसी आदेश को बरकरार रखा। बाद में जिन मुस्लिम छात्राओं से बवाल शुरू हुआ वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली आईं और अंतिम फैसला आने तक क्लास अटेंड करने से उन्होंने इनकार किया। मामला फिलहाल आला अदालत में लंबित है। अब क्या हुआ है, दरअसल 23 मई को एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक सरकार से मानवाधिकारों के लिए 3 प्राथमिक कार्रवाई करने को कहा। इन्हीं में हिजाब बैन को तुरंत रद्द करने की भी सिफारिश है। कर्नाटक के मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने कहा है कि सरकार इस मामले को देखेगी। अगली सुर्खी दिल्ली से है। सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भरपूर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिल्ली सरकार के पाले में गिराया तो मोदी सरकार एक पूरा अध्यादेश ही ले आई। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण अध्यादेश इसका नाम है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री विपक्षी दलों से मुलाकात कर समर्थन की अपील कर रहे हैं। कल की सुर्खियों में यानी बीते हुए रोज 23 मई की बात हो रही है, उसमें हमने आपको बताया था कि केजरीवाल कोलकाता पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री गए मुंबई, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले। केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनसे वादा किया है कि वो संसद में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। वहीं ठाकरे ने कहा कि वो सभी देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। उनके हिसाब से उन्हें विपक्षी दल नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि मोदी सरकार को विपक्षी कहा जाना चाहिए क्योंकि वो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ हैं, ऐसा ठाकरे का कहना है। चौथी सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इमरान खान को फिर से झटका लगा है। वरिष्ठ राजनेता और पूर्व संघीय मंत्री फवाद चौधरी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संघीय मंत्री हमने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ जिनको केंद्रीय मंत्री या यूनियन मिनिस्टर कहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने खुले तौर पर 9 मई को ही हिंसा की साफ निंदा की थी। उसी बयान के संदर्भ में मैंने राजनीति से ब्रेक लेने का फैसला किया है, इसलिए मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है और इमरान खान से अलग हो रहा हूं। 9 मई को पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स ने इमरान को अदालत परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें बेल मिलने तक इमरान समर्थकों ने देश के कई बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन किए थे। इन्हीं झड़पों के बाद से पीटीआई के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। डॉक्टर शिरीन मज़ारी, फयाजुल हसन चौहान, मलिक अमीन असलम, महमूद मौलवी, आमिर कयानी, जयप्रकाश, आफ्ताब सिद्दीकी और संजय गंगवानी समेत और बड़े नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। इस लिस्ट में कई नेताओं को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक इन्होंने ही बलवा भड़काया था और शांति व्यवस्था में खलल पैदा किया था। फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया था। अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आखिरी सुर्खी सिडनी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। बीते रोज़ उन्होंने भारतीय मूल के निवासियों को संबोधित किया। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों ने मंदिरों पर हाल के हमलों और ऑस्ट्रेलिया में अलगाववादी तत्वों पर चर्चा की। बैठक के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तत्वों को किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने उन्हें भविष्य में ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये थी आज की सुर्खियाँ। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।